नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आज हम बात कर रहे हैं संगठन को लेकर और साथ में धर्मनिरपेक्षता को लेकर, पंथ निरपेक्षता को लेकर, जिसको कई बार धर्मनिरपेक्षता के लबादे में लपेट दिया जाता है। इन दोनों मुद्दों पर हमने समाधान में चर्चा की, विस्तार से चर्चा की, लेकिन इसकी एक तरह से समीक्षा की जरूरत अभी भी है और इसी समीक्षा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बजरंग मुनि जी, जो मौलिक चिंतक हैं और पिछले 50 वर्षों से ज्ञान केंद्र के तहत समाज, राजनीति, संविधान और अर्थशास्त्र पर चिंतन मंथन और एक तरह की रास्ता निकालने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। मुनि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। समाधान में जो संगठन को लेकर चर्चा हुई, उस संगठन पर एक तरफ साम्यवादियों को भी संगठन माना गया, इस्लाम को भी संगठन माना गया और वहीं पर आरएसएस को भी संगठन माना गया, जबकि तीनों की प्रकृति अलग है। एक शुद्ध रूप से संगठन है जो समाज के लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, खासतौर पर हिंदू तबके को, और उन लोगों को भी जो अपने आप को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ते हैं। साम्यवाद की जहाँ तक बात है, वो एक विचार है जिस विचार का राजनीति में इम्प्लीमेंट हुआ है, बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है और दुनिया के तमाम देशों में हुआ। रशिया में शुरू हुआ, चीन में हुआ, और साथ में जो तीसरी जो बात रही है वो बात है एक तरह से ये संगठन हुआ, साम्यवाद हुआ। तीसरी बात है इस्लाम की। इस्लाम को संगठन के लिहाज से इस्लाम के लोग भी नहीं देखते हैं, वो उसको अपना धर्म ही मानते हैं, मजहब मानते हैं। शायद ये कहिए कि वो मजहब और धर्म, इन दोनों में भी फर्क करने की अब कोई ज़रूरत महसूस नहीं करते हैं। ऐसे में भी इन तीनों चीज़ों को अलग अलग करके देखा जाना चाहिए। समाज जो है कैसे इन चीज़ों को समझ सकता है? जो पूरे 1 घंटे चर्चा हुई समाधान में, वो केवल 3 प्रकार के ही संगठन नहीं चर्चा में आए। वास्तव में संगठन तो खासकर भारत में ऐसे 50 सैकड़ों संगठन हैं। किसानों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, व्यापारियों का संगठन है, बैंक एम्प्लॉइज का संगठन है, या सब प्रकार अनेक प्रकार के संगठन बने हुए हैं। उन इस प्रकार के संगठनों में ही ये भी तीनों संगठन शामिल हैं। नहीं, 2 आदमी अगर अपने हित के लिए एक साथ इकट्ठे आते हैं, जुड़ते हैं एक साथ आकर, तो आपको दिक्कत क्यों होती है? मुद्दा ये भी है। देखिए, मुद्दा ये है कि 2 लोग अपने हित के लिए यदि जुड़ते हैं तो जुड़ते रहें। हाँ, ठीक है। वह तो संगठन नहीं बना। संगठन तो तब बनता है कि जब वह किसी स्थापित व्यवस्था को ब्लैकमेल करने के लिए जुड़े। नहीं, अपना हक तो वो किसी स्थापित व्यवस्था से ही मांगेंगे ना। तो स्थापित व्यवस्था से वो केवल हक मांगते हैं। हाँ, दबाव डालते हैं। हाँ, ठीक है। और प्रश्न ये है कि संगठन में शक्ति होती है। हाँ, ठीक है। संघे शक्ति कलौ युगे। हाँ, बिल्कुल। कलयुग में तो संगठन में शक्ति संगठन में शक्ति होती है। यानी और संगठन में जब शक्ति होती है तो समाज में अनेक ऐसे लोग हैं जो किसी संगठन के सदस्य नहीं हैं। तो ये जो सारे जो संगठन के लोग हैं, इनके पास शक्ति इकट्ठी हो जाती है। नहीं तो आप बीजेपी को या कांग्रेस को या वामपंथी पार्टियों को या फिर समाजवादी पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को, इन सबको भी तो आप ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं ना? हाँ, ये सब भी राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन संगठन है ना। ये सब और इसका मतलब ये है कि देश का हर व्यक्ति किसी ना किसी राजनीतिक संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। नहीं, हर व्यक्ति कहाँ जुड़ा हुआ है? नहीं तो आप जैसे और कुछ ऐसे लोग तो है ना जो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। कम नहीं है। हाँ, बहुत अधिक है।
माने करीब देश करीब में पूरी आबादी के, देखिए एक बात मैं देखिए आपको देश बता में दूं। 60% से 70% तक वोटिंग करने वाले लोग हैं। हाँ, ठीक है। वो किसी राजनीतिक दल के सदस्य हों हाँ या किसी संगठन से जुड़े हुए हों, वोटिंग करने वाले लोग, ऐसा नहीं है। हाँ और सच बात तो ये है कि अनेक लोग ऐसे हैं जो वहां चर्चा भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अनेक लोग ऐसे हैं कि जो एक एक आदमी, क्योंकि संगठन में तो शक्ति है, संगठन में ब्लैकमेल करने की ताकत है, तो संगठन में शक्ति होने के कारण ये एक एक आदमी 4-4 संगठनों से जुड़ा हुआ है, 5-5 संगठनों से जुड़ा हुआ है, एक मजदूर संगठन में भी जुड़ा है, तो एक वामपंथी राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं, वो किसी एक व्यक्ति के ही 10 तरह के हित हो सकते हैं। उसका अगर वो किसान है, खेती करता है, तो वो किसान संगठन से जुड़ेगा। उसका बेटा अगर वो साथ में कहीं मजदूरी भी करता है, गार्ड की नौकरी करने भी जाता है, तो वो मजदूर संगठन से भी जुड़ जाएगा। और चूंकि वो वोटर है, इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ेगा। तो इसमें आपको दिक्कत या किसी को भी दिक्कत क्यों होनी चाहिए? जी, हमको दिक्कत इस बात की है कि जो किसी संगठन का सदस्य है, वह वास्तव में असंगठित लोगों को ब्लैकमेल करके उनका हिस्सा खा जा रहा है। अगर वो हिस्सा ना खाए, वो कौन असंगठित लोग हैं? असंगठित लोग हैं, कौन है? जैसे गांव के लोग हैं। वो भाजपा या बसपा या सपा के सदस्य नहीं है। नहीं है, नहीं, वो वोट नहीं देते हैं किसी को। वोट देते हैं, इसका मतलब संगठन के सदस्य हैं, वो नहीं है। कि वोट देना और किसी संगठन का सदस्य बनना, ये अलग अलग बातें हैं। संगठन का सदस्य वही माना जाता है जिसने उसकी सदस्यता ग्रहण की हो। सदस्यता ग्रहण की हो, इतनी बात नहीं है। जो सदस्यता ग्रहण करने के साथ साथ उस संगठन, देखिए संगठन में जो खामी है, जिसकी थाने में चलती हो, जो हाँ। वो नहीं, संगठन में एक खामी है कि संगठन हमेशा अपनत्व की बात करता है, न्याय को कमजोर करता है। तो अपनत्व की बात जहां हुई, वह वास्तव में हानिकारक है, क्योंकि वहां न्याय नहीं हो सकता है। और जब अपनत्व अपना पराया सोचने लग जाते हैं, तो आप ये मानते हैं कि अकेले खड़े व्यक्ति के साथ न्याय हो जाएगा? नहीं होगा। जो जंतर मंतर पर अकेला खड़ा है, अकेले खड़े व्यक्ति के साथ न्याय नहीं होगा। तो फिर लोगों को संगठित क्यों ना होने दिया जाए? और साथ में यह भी बात है कि अकेले व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिलेगा और संगठित होने के साथ न्याय मिलेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग संगठित नहीं हैं, उन लोग के साथ ये लोग अन्याय करते हैं। तो ये इसके दोनों मतलब हैं। तो इसका इससे समाधान क्या है? समाधान या तो ये है कि सारे देश के लोग किसी न किसी जगह संगठित हो जाएं। बिल्कुल, एक समाधान हुआ। बिल्कुल। या दूसरा समाधान ये है कि सारे लोग असंगठित हो जाएं। तो कौन सा रास्ता जायज है? हाँ। तो मेरे विचार से सब लोगों को संगठित नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है कि कोई एक जगह अगर कोई भी व्यक्ति संगठित नहीं होगा तो सरकार और ज्यादा तानाशाह हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से शोषण करेगी। नहीं, सरकार तानाशाह हो जाएगी। हाँ। उसको वो ब्लैकमेल तो नहीं होगी इनसे। जो समाज में आप सरकार को इतना कमजोर मानते हैं कि वो ब्लैकमेल हो जाती है? सरकार उससे, लीजिए साहब, अभी आपने देखा है कि सारे हिंदुस्तान में संगठनों के माने ताकत पर सरकार बैंक एम्प्लॉइज का वेतन बढ़ा देती है, मजदूर संगठनों से दब जाती है, व्यापारी संगठनों से दब जाती है, सब प्रकार के संगठनों से दब जाती है। और दब करके जो असंगठित लोग हैं, दब जाती है या उनके हक को उन्हें देना पड़ता है? नहीं, हक को नहीं देना पड़ता है, दब जाती है उन लोगों के साथ। तो जब संगठन से ही लाभ होता है तो सब लोग चाहते हैं कि हम क्यों ना संगठन बना लें, क्योंकि जब तक हम संगठन नहीं बनाएंगे तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा शोषण होता रहेगा। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो श्रमजीवी हैं, ग्रामीण हैं, गरीब हैं, जो शायद जिनमें से ज्यादातर लोग किसी भी संगठन में शामिल नहीं हैं, उनको किसी ने संगठन बनाने या संगठन में शामिल होने के लिए मना तो नहीं किया है। जैसे जंगल से वो यात्रा लेकर चले राजगोपालन
और वो दिल्ली तक आए और उस यात्रा का इतना ज़्यादा प्रभाव या असर सरकार को लगा कि जयराम रमेश ने जाकर उसको आगरा में ही वहीं जाकर के बातचीत की, भैया दिल्ली मत जाइए, ठीक है, हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो मेरा इसका मतलब जब पहली बार किसी जंगल के सीधे साधे लोगों ने जब वो एक साथ इकट्ठा एक साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो लोगों ने ताकत महसूस की। तो मेरा ये कहना ये है कि कुछ लोग संगठित हो गए, तो जब कुछ लोग संगठित हो गए तो संगठन में एक शक्ति आ गई, बिल्कुल संगठन में। और यह जो शक्ति आती है संगठन में, यह हमेशा अधिकारों के लिए संघर्ष करती है, कर्तव्य नहीं करती है। बिल्कुल। तो अगर इस प्रकार से कुछ लोग यदि अधिकारों के लिए इकट्ठे होंगे तो ये बाकी लोगों का शोषण करेंगे, और यह जो शोषण है, यह जो शोषण है, यही अन्याय है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कौन सा मार्ग पकड़ें। लेकिन इसमें यह भी है कि सरकार जब अपना कर्तव्य नहीं करती है तब जनता को अधिकारों की मांग के लिए इकट्ठा होना पड़ता नहीं है। जब सरकार संगठित गिरोहों से, गिरोह समझिए उसको, जब कोई सरकार संगठित गिरोहों से आगे झुक जाती है और झुक करके उनसे समझौते करने लग जाती है, तो अब अच्छा आप सोचिए आप कि सारे भारत में एक लहर चली हुई है कि मुसलमान संगठित है। कैसे मुसलमान लोगों को, संगठित मुसलमानों का वोट प्राप्त किया जाए? तो मुसलमान आज तक इस सरकार को या किसी भी सरकार को ब्लैकमेल कहां कर पाया? मुसलमान ही तो ब्लैकमेल कर पाया, और बाकी कौन कर पाया? क्या ब्लैकमेलिंग मुसलमानों ने? मुसलमान जो है आज तक वहां पर सच्चर रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे, सामाजिक जो सिनेरियो है उसमें अगर पिछड़ा हुआ है सबसे ज्यादा तो मुसलमान है। नहीं, मुसलमान आप कह रहे हैं पिछड़ा हुआ है। हाँ, वो शिक्षित नहीं है। नहीं, एकदम आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा है। मुसलमान पिछड़ा हुआ है, मुसलमान शिक्षित नहीं है, मुसलमान सरकारी नौकरियों में नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उसने अपनी प्रायोरिटी क्या बनाई है? प्राथमिकता। उसने प्राथमिकता बनाई हुई है सांप्रदायिकता। अगर मुसलमान इतना पिछड़ा हुआ है, मान लीजिए, मैं मान लूं कि वो पिछड़ा हुआ है, तो वह अपनी ताकत वो ओबामा के खिलाफ क्यों लगाता है यहाँ पर? अगर रोम का धर्मगुरु यहाँ आता है तो यहाँ का ये सब जो है, जो माने मरियल लोग इकट्ठा क्यों जाते हैं विरोध करने के लिए? इराक में युद्ध होता है, तो इराक में अमेरिका और इराक दोनों आपस में लड़ते हैं, तो भारत के मरियल लोग काहे के लिए इकट्ठा होकर हल्ला करते हैं? उसने अपनी प्राथमिकता बनाई हुई है कि हम चाहे हमारा प्राण चला जाए, हम अशिक्षित रह जाए, हम गरीब रह जाए। नहीं, एक मुद्दा ये भी है कि अगर अमेरिका ने अगर इराक पर हमला किया है तो वो कोई जस्टिफाई तो नहीं है। हम अमेरिका को तो हरी झंडी नहीं दे सकते। तो हमारा एक कहना यह है कि जब अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया, हाँ, तो मुसलमान चिंतित क्यों हुआ? अगर वो न्याय के लिए खड़ा हो रहा है तो इसमें दिक्कत कहाँ है? तो फिर अगर आपको इतनी चिंता जब है, हाँ, कि आपको पेट की चिंता नहीं है, भूख की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता नहीं है, आप सारी दुनिया में न्याय की चिंता कर रहे हैं, तो अशिक्षित कौन रहेगा? मैं रहूंगा क्या? हम तो चिंता नहीं कर रहे हैं इराक और अमेरिका की। नहीं, देखिए एक बात ये भी है, आप केवल अमेरिका के खिलाफ वो खड़े हो गए या उन्होंने एक दो रैली निकाल दी उससे अमेरिका के खिलाफ ही खड़े नहीं हो गए। हाँ, मेरा ये कहना है कि आप पढ़ाएंगे, साल भर जो है मुसलमान सड़कों पर तो नहीं रहता है। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं, मदरसा में अलिफ फे पढ़ाइएगा, तो आप जब वहां पढ़ाइएगा तो आपका लड़का कलेक्टर बन जाएगा, वहां पढ़ करके बनेगा तो कोई आलिम फालिम बन जाएगा, कुछ अरबी पढ़ करके निकल जाएगा और माने झुकझुका करके करता रहेगा सब, लेकिन वो कभी कलेक्टर नहीं बन पाएगा। वहां अगर उर्दू पढ़ेगा तो आज सारे उत्तर प्रदेश में सब जगह सरकारी स्कूलों में भी मदरसा, वहां पर टीचर के लिए जरूरत है उसकी। तो मेरा ये कहना है कि फिर काहे को ये सच्चर कमेटी और कौन कमेटी का हल्ला करते हो? अरे पढ़ो अपना, सब पढ़ो उसी में। सब लोग फिर क्या कहते हो कि हमारे लड़के कलेक्टर नहीं बन पा रहे हैं? पढ़ाओगे मदरसा में तो कलेक्टर बनेगा तुम्हारा बेटा। तो हल्ला करोगे जाकर के अपनी कमाई को तो खर्च करोगे। देखिए मुनि जी, हर मुसलमान ना तो मदरसे में पढ़ता है और ना हर हिंदू गुरुकुल में पढ़ता है, ठीक है। और जो मुसलमान इनसे बाहर पढ़ते हैं वो या तो कलेक्टर भी बन रहे हैं और बाकी चीजें भी हो रही हैं। तब आप ही तो कह रहे हैं अभी कि ये लोग नहीं बन पा रहे हैं,
तो मैं तो कह रहा हूं कि नहीं बन पा रहे हैं, उसका कारण ये नहीं, है। ये केवल हम मुसलमानों के साथ ये बात नहीं जोड़ सकते। तो अब तो मेरा ये कहना है कि जो लोग भी अपनी प्रायोरिटीज बदल दिए हैं, बताइए ना, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया का आप उदाहरण सोचिए, केवल मुसलमान ऐसा है जो धर्म को प्राथमिकता देता है, माने संगठन को। धर्म तो है नहीं, इस्लाम कोई धर्म तो है नहीं, इस्लाम तो एक संगठन है। नहीं, अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो फिर उसमें तो वो करता है, कर्तव्य करे तो हमको कहाँ आपत्ति है। हाँ, लेकिन कर्तव्य करता नहीं है। कर्तव्य कहाँ करता है, वो तो ब्लैकमेल करता है कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारा माने हमारा भला करोगे तो हम तुमको वोट देंगे। सबको अपनी संगठन शक्ति को दिखा दिखा करके। बैंक एम्प्लॉइज क्या करते हैं, बैंक एम्प्लॉइज अपने संगठन शक्ति के ताकत पर सरकार को झुका करके अपना वेतन बढ़वा लेते हैं। उसकी भरपाई कौन करता है, असंगठित मजदूर, असंगठित गरीब किसान उसकी भरपाई करता है, उसका टैक्स देता है, वो तो अपना मजा मारते हैं। तो प्रश्न ये है कि इस प्रकार से संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए या पूरा संगठन बनाने पर पूरी रोक लगा दी जाए। मेरा एक सवाल ये भी है कि क्या दुनिया भर के मुसलमान को आप इस लबादे में लपेटेंगे? तुर्की का मुसलमान बहुत डेवलप है, वो दिमागी तौर पर भी और एजुकेशनल और आर्थिक मोर्चे पर भी वो यूरोप के अंदर शामिल होने के लिए तैयार है। मैं अपने भारत की बात कर रहा हूँ क्योंकि सच्चर कमेटी ने भारत में रिपोर्ट दी है। तो मेरा यह कहना है कि भारत में जो भी वर्ग संगठित है वह लाभदायक स्थिति में है असंगठितों की अपेक्षा, क्योंकि उसके पास शक्ति आ जाती है और सरकार उससे डरने लग जाती है। क्योंकि मुझे ये अंदाज है कि जो अगर 2 डकैत अगर संगठित हो जाएं तो वो 25 असंगठित लोगों के खिलाफ 2 डकैत ताकतवर हो जाते हैं। नहीं, मुझे ये लगता है कि इसमें शायद न तो मुसलमानों का दोष है, जब वो मान लिया उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में अगर आज ये वहां आरोप लग रहा है कि मुसलमानों की बात सुनी जा रही है, तो ये काम वहां की सरकार कर रही है, न कि मुसलमान कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जा रही है। या मायावती के कार्यकाल में दलितों की सुनी जा रही थी तो ये काम मायावती कर रही थी, न कि दलित कर रहे थे। दलित संगठन तो दलितों ने बनाया, संगठन तो मुसलमानों ने बनाया, संगठन तो आरएसएस वालों ने बनाया, संगठन तो बैंक एम्प्लॉइज ने बनाया, और इसी तरह से कुछ किसानों ने भी संगठन बनाया। अब किसानों ने संगठित होकर के ब्लैकमेल किया, बिजली के दाम घटवा लिए कि घटा दो, खाद के दाम घटा दिए, ये सब संगठन की ताकत है। नहीं तो क्या अगर नीचे जो किसान है, अगर वो ये नहीं चाहता कि क्या वो ये नहीं चाहता है कि उसके गन्ने का रेट न बढ़े, क्या वो ये नहीं चाहता है कि उसके गेहूं का रेट न बढ़े, क्या वो ये नहीं चाहता है कि खाद का रेट कम ना हो? अगर ये संगठन जनमानस की आवाज को न आगे बढ़ा रहे हों तब तो आप इनका दोष निकालिए। तो अगर एक संगठन, ये संगठन हमेशा एक दूसरे की काट भी करते हैं, हमेशा, जैसे 2 किसान संगठन एक दूसरे की काट कर सकते हैं। दो किसान संगठन मैं नहीं कह रहा हूं, किसान संगठन एक तरफ से मांग करता है कि हमारे गन्ने का रेट बढ़ाया जाए, तो जो अन्य संगठन है, उपभोक्ता संगठन, उपभोक्ताओं को पता चला कि भाई ये तो वो फिर महंगाई करके चिल्लाते हैं, वो फिर महंगाई चिल्लाते हैं। तो एक तरफ सरकार का काम तो है बिल्लियों के बीच में बंदर की भूमिका, तो एक बार किसानों का कुछ बढ़ा दिया तो एक तरफ फिर किसानों का घटा के उपभोक्ताओं को राहत दे दी, किसी का टैक्स घटा दिया, किसी का ये कर दिया, घटा दिया, बढ़ा तो दिया। रास्ता इसी में से निकलेगा। नहीं, ये खेल पूरा खत्म कर दीजिए एकदम, कहीं कुछ नहीं है। नहीं तो क्या करें फिर सीधा कह दीजिए कि भारत में संगठन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत में कुल जो संगठन अभी प्राकृतिक तौर पर हैं, मान्य संगठन है परिवार, मान्य संगठन है ग्राम सभा गांव, मान्य संगठन है जिला, मान्य संगठन है राष्ट्रीय सरकार, मान्य संगठन है समाज, ये आपको सुरक्षा देंगे। संगठन जो चर्चा हुई, बिल्कुल चर्चा में यह बात भी आई बिल्कुल कि संगठन बनाने की आवश्यकता इसलिए आज महसूस हो रही है ज्यादा
क्योंकि ये सब आज सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये सरकारें जो हैं या परिवार या गांव या सरकार, बिल्कुल, यह व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मुख्य बात तो यह है। और जब आप सुरक्षा नहीं देंगे, अगर पश्चिम से परिवार खत्म हो गया है तो हम कैसे कहें कि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है? ये तो पश्चिम से अगर परिवार खत्म हो रहा है, हो गया है या हो रहा है, हाँ, हो गया बिल्कुल, है, मान बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल। तो क्यों आवश्यक है कि हम भी पश्चिम की नकल ही कर लें? हम क्यों नहीं? यदि हमारी परिवार व्यवस्था ठीक है वास्तव में, तो पश्चिम हमारी नकल क्यों नहीं कर सकता है? तो हम उसे उस माने पश्चिम की परिवार व्यवस्था नहीं, ठीक है कि नहीं है, हम क्यों रिजिड होकर के उसको पकड़े रखने की मेरा तो व्यवस्था ये कहना करें? है कि हम उसको कम्पीट करें। अगर हमारी परिवार व्यवस्था ठीक होगी, अगर व्यक्ति परिवार से बाहर निकल करके सहज और सरल तरीके से और ज्यादा विकास और ज्यादा स्पीड के साथ जिंदगी जी पा रहा है तो उसको अलग हो जाने दीजिए। और अगर उसे लग रहा है कि वो परिवार मिलकर के एज ए कंपनी परिवार को चला सकता है, ज्यादा बड़ा एम्पायर खड़ा कर जो सकता आप है। कह रहे हैं जी, मैं तो इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी तो आपत्ति यह है कि परिवारों को सहज प्राकृतिक ढंग से घटने बढ़ने दिया जाए। यदि परिवार व्यवस्था वास्तव में दूषित है तो उसको फेल होने दिया जाए, और परिवार व्यवस्था सफल है तो चलने दिया जाए। बिल्कुल। लेकिन षड्यंत्र पूर्वक कोई सरकार परिवार व्यवस्था पर आक्रमण करके उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता है? इसलिए तोड़ने की आवश्यकता है क्या कि आप पश्चिम से आए हुए हैं पढ़ करके और वहां परिवार नहीं है, तो यहाँ पर आप उन संगठनों को अपने साथ जोड़कर परिवार व्यवस्था को तोड़कर, ये जोड़ तोड़ करने की आपको क्या जरूरत है? आप सीधा कह दीजिए कि भारत में कोई संगठन नहीं बनेगा, सरकार एक संगठन है और सरकार आपको सुरक्षा की गारंटी देती है। आपने आमतौर पर देश के हर संगठन को अपने इस सिद्धांत के दायरे में लिया कि हर संगठन एक तरह से एक आवश्यक बुराई है। आवश्यक बुराई नहीं है, ब्लैकमेलिंग है, गिरोह है। संगठन जो है वो आवश्यक बुराई नहीं चाहे है, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट हो। नहीं, मैंने कहा है कि परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, केंद्र, ये संगठन प्राकृतिक संगठन है या जरूरत है प्राकृतिक संगठन है। ये जब सुरक्षा नहीं देते हैं, अन्य षड्यंत्रों में उलझ जाते हैं। नहीं, अगर आपने इन 5 चीजों को प्राकृतिक संगठन मान लिया तो संगठन को भी एक संगठन मान लीजिए, क्योंकि सुरक्षा तो वो भी देता ही अपने लोगों को। मैं कह रहा हूं कि जब ये 5 संगठन हैं, तो आपको अलग से संगठन बनाने की क्या आवश्यकता है? क्यों आपको बनाने की छूट दी है? तो जब ये संगठन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो इसलिए संगठन बनाए गए हैं। तो जब ये संगठन अपनी जिम्मेदारी समझने लगे, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लोगों को सुरक्षा देने लगे, तो उसके बाद इन संगठनों को डिसॉल्व करने की बात की जाए, उससे पहले क्यों? अब आप जगह पर आ गए। नहीं, मैं जगह पर हूं। मेरा ये कहना यही है, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि ये लोगों को सुरक्षा देने लग जाएं, ये लोग, और संगठनों को डिसॉल्व कर दें, दोनों काम एक साथ कर दें। ये काहे को यहाँ संगठन में घुस क्यों रहे हैं? संगठन को के साथ जुड़ करके संगठन के से लाभ काहे के लिए उठा रहे हैं? ये राजनीतिक दल, ये जो राजनीतिक दल है, ये संगठनों को जिंदा करके संविधान में एक डाल दिया अम्बेडकर और नेहरू ने मिलकर के, संगठन बनाने की छूट। क्योंकि अगर संगठन नहीं बनते तो इन राजनेताओं का इस तरह का जो अभी चला रहे हैं, इस तरह नहीं चलता नेता लोगों का। तो ये संगठन ब्लैकमेल करने वाले हैं। नहीं, अगर वामपंथियों ने संगठन बना करके गरीब की आवाज उठाई, उसके हकों हुकूक को उठाया, तो उसमें क्या बुराई थी? अगर आरएसएस ने जो है देश के आम जन की राष्ट्रीय चेतना का उद्भव किया, उसको उभार दिया। आम जन, हाँ, आम जन में मुसलमान तो नहीं है? आम जन में मुसलमान भी है। कहाँ है? इंद्रेश जी तो मुसलमानों का पूरा फ्रंट लेकर के चल रहे हैं, पूरा एक। इंद्रेश जी क्या क्या कर रहे हैं वो तो आप अंदर की बात जाने दीजिए कि इंद्रेश जी क्या कर रहे हैं। ये जो संगठन जो भी हैं, जितने भी संगठन हैं, इनके मुखौटे हैं। ये सामने तो कहते हैं कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये न्याय का गला घोंटते हैं अपने लोगों की मदद के लिए,
और सारे सब मिल करके ब्लैकमेल करते हैं, चाहे वो कोई भी किसी तरह का संगठन हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, व्यावसायिक हो, सब संगठन हमेशा दूसरों का गला घोटने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको कुछ ऐसा लगता है कि आप बीजेपी के उच्च पदों पर भी रहे और आरएसएस जो है कुल मिलाकर के चाहे वो बीजेपी में भी लोग हों, अगर लोगों को आगे बढ़ाना है तो उसका एक तरह से सहयोग जरूरी हो जाता है। संघ ने आपके साथ कॉपरेशन नहीं किया, इसलिए आपने संघ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मेरा ये कहना है कि संघ के खिलाफ कहाँ मैं मोर्चा खोला हूँ भाई। मैं कहाँ संघ का एक बार भी नाम लिया हूँ। मैंने संघ कहा नहीं कहा है, संगठन कहा है। संघ संगठन नहीं है। संगठन का मतलब ये होता है कि संघ भी एक संगठन है। संघ भी, हाँ बिल्कुल, मुसलमान तो संगठन है ही है, इस्लाम भी संगठन है। बिल्कुल। केवल अगर कोई संगठन नहीं है भारत में, बिल्कुल, तो वो अनेक संस्थाएं हैं जो चर्चा में आया। संस्था और संगठन ये दोनों अलग अलग होते हैं। संस्था जो होती है वह कर्तव्य करना जानती है, अधिकारों की चिंता नहीं करती है। आपका कहना है सेवा भारती है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, आर्य समाज है, जो कोई ये सब जो आर्य समाज का तो रूप अलग है, क्योंकि ये भी पूरी चर्चा में आया। बिल्कुल, कि आर्य समाज और संघ, तो आर्य समाज एक संस्था थी। उसने स्वतंत्रता की लड़ाई में आर्य समाज ने पूरी ताकत झोंकी, पूरी ताकत। बिल्कुल। और जब स्वतंत्रता मिल गई तो आर्य समाज एक सांस्कृतिक संगठन बन गया, संस्था बन गई। आर्य समाज ने कभी कुछ नहीं किया। बिल्कुल। संघ इसके उल्टा, स्वतंत्रता की लड़ाई के समय तो सांस्कृतिक संस्था बनी रही। हम तो सेवा करेंगे, हमको कोई मतलब नहीं है बाकी सब। तो स्वतंत्रता के पहले तो वो सांस्कृतिक संगठन बना रहा, और स्वतंत्रता मिलते ही वो एक सांप्रदायिक संगठन बन गया। यानी आजादी से पहले तो उसकी शाखाओं पर आने वाले जो लोग थे वो बच्चे थे, वो क्या करते उस टाइम? और जिस दिन आजादी मिल गई उसी दिन वो बूढ़े हो गए बच्चे से। उस दिन तो नहीं हुए, उस दिन तो नहीं हुए, एक ही दिन में बूढ़े हो गए ना। तो उनके ऊपर 1948 में मौजूदा सरकार ने गांधी हत्या का झूठा आरोप लगाया, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट से जिसको क्लीन चिट मिल गई कि भाई ये ठीक है। और पटेल भी इस बात को मानते थे कि संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से किसको क्लीन चिट मिल गई? ठीक है, संघ को संघ मेरा यह कहना है कि गांधी हत्या करने वाला गोडसे किसी संगठन का सदस्य था। हाँ ठीक है, किसी संगठन का सदस्य रहा होगा, संगठन का सदस्य था। और चर्चा हो रही है संगठनों की, बिल्कुल, वर्तमान में। वो संघ का नहीं था, लेकिन संघ के ही समान किसी संगठन का सदस्य था, गांधी हत्या करने वाला। तो मेरा ये कहना ये संघ कहता है उसके समान कुछ नहीं है। वो संघ जो कहता है कहने दीजिए, क्योंकि अभी का विषय संघ तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी का जो विषय है वो है संगठन। और मेरा ये कहना है कि सभी संगठन ब्लैकमेलर हैं, सभी संगठन। एक भी कोई ऐसा संगठन नहीं है पूरे भारत में, एक भी, मैं एक ही नहीं कह रहा हूँ, एक भी ऐसा संगठन नहीं है। क्योंकि संगठन हमेशा बनता है सुरक्षा के लिए नाम पर, कि हम आपको सुरक्षा देंगे, और कुछ दिनों तक सुरक्षा का काम करते करते वो आगे जाकर के शोषण करने लग जाता है। ये सभी संगठनों का स्वभाव है। यानी कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि जो परिवार है, जो गांव है, जो सरकार है, जो संवैधानिक सरकार है, इन सब 3-4 इस तरह की प्राकृतिक संगठनों को छोड़ करके बाकी जो समाज अलग तरह से अपने अधिकारों को अलग से उसके लिए संगठन बनाता है, तो वो कुल मिलाकर के वहाँ पर अपनत्व खड़ा होता है, और उसके कारण से एक संगठन से दूसरे संगठन का एक टकराव होता है, और ये टकराव समाज के बीच में बढ़ता है, समाज तक उसका असर जाता है, और इस टकराव का आनंद लेती है फिर सरकार। कहीं ना कहीं सारा का सारा मामला सियासी हो जाता है। इसलिए ये भी एक बात आई थी कि जब संगठन के लोगों के सामने
दो लोग खड़े होते हैं कि एक समाज का आदमी है, एक लाइन में संगठन आपको का और आदमी बीच है। में बता दूं जी कि संगठन विचारों के आधार पर कभी नहीं बनता है, संबंधों के आधार पर बनता है। चलिए आप फिर आगे बढ़िए। हाँ, ये भी एक बात है, मतलब ये एकदम सच है कि जब तक आप चूल्हे तक की रोटी का रिश्ता नाता नहीं बनाएंगे तब तक संगठन जो है वो मजबूत नहीं होता है। यानी संगठन का रास्ता भी पेट से होकर ही जाता है, ये बात भी कही जाती है। तो संगठन के लोगों में अपनत्व का भाव होता है, और अगर संगठन के लोगों को संगठन और समाज में से किसी एक को चुनना पड़े तो प्रायोरिटी जो है कहीं ना कहीं संगठन के व्यक्ति को देते हैं। समाज का वो व्यक्ति जिस समाज को वो संगठन भी अपने संविधान के अकॉर्डिंग मान्यता देता है, मगर उस समाज के व्यक्ति के लिए वो उसी आधार पर और उसी स्तर पर खड़ा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप मुनि जी ने अपनी बात कही है, मेरी सहमति कितनी है, असहमति कितनी है, मैं तो अभी भी तटस्थ हूं, लेकिन आपकी राय क्या है? आप फोन कर सकते हैं उनको, हमारी स्क्रीन पर फोन नंबर दिए जा रहे हैं, और मुनि जी के विचारों को आप ज्ञान तत्व में भी पढ़ सकते हैं, और वेबसाइट KAASH-kashindia.com पर जाकर भी जो मुनि जी के विचार हैं उनको आप वहां पर पढ़ सकते हैं और इस ज्ञान क्रांति में हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल संगठन के इस पूरे मुद्दे पर इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।